बात की ओर मोड़ने से पहले आपके सामने 25 किताबें उनकी हैं, लेकिन रीति काल के अंतिम चरण में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि हुए और उन्होंने बहुचर्चित कवियों के बीच अपना नामांकन कराया। ये सबसे बड़ी बात है, जिसके काव्य में स्वच्छंद कवियों का माधुर्य और आचार्य कवियों का आचार्यत्व एक साथ प्राप्त होता हुआ दिखता था। अपनी कविता शक्ति का परिचय उन्हीं जहां काव्य शास्त्र के सूत्रों के में बंद कर भिन्न भिन्न नायक नायिकाओं के चित्र अंकित करते हुए दिया गया, वहीं नाना देवी देवताओं के भक्ति परक छंद लिखकर अपने भक्त हृदय का भी परिचय ये लोग देते रहे। पद्माकर ने रीतिकाल की प्रमुख विशेषता के अनुसरण करते हुए अपने काव्य, उनकी काव्य को हम 3 धारा में देख समझ और बांट सकते हैं। पहला है श्रृंगार, दूसरा है प्रशस्ति और तीसरा है भक्ति। प्रशस्ति तो होना ही था, क्योंकि दरबारी कवि होने के नाते यह उनकी कविता के मुख्य आकर्षण केंद्र भी रहे होंगे। पद्माकर का श्रृंगार काव्य लक्षण ग्रंथों में निरूपण के रूप में अंकित किए गए हैं, पर मैं 2 काव्यों पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करूंगी, जिनकी चर्चा मैं समझती हूँ कमी हुई है। पद्माभरण और जगत विनोद इनके लक्षण ग्रंथ हैं और पद्माभरण अलंकार ग्रंथ भी हैं। उस युग में सबसे बड़ी बात, एक किसी वक्ता ने इस बात की चर्चा की है कि उस युग में जब अलंकार का बाहुल्य नहीं था, पद्माकर ने अलंकार को अपने काव्य में बाहुल्यता से स्थापित किया, जिसमें विभिन्न अलंकारों के लक्षण प्रस्तुत हैं और लक्ष्य रूप में श्रृंगार है। शब्द और लय ये श्रृंगार से जुड़ता है, लेकिन पद्माकर के काव्यों में लक्ष्य रूप है श्रृंगार का, मूल रूप नहीं है। पद्माभरण का श्रृंगार काव्य नाना नायिकाओं का रूपांकन करता है। जगत विनोद पद्माकर के ग्रंथ अन्य ग्रंथों में अगर मैं कहूं कि शीर्ष पर हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें श्रृंगार के साथ अन्य रसों का भी निरूपण किया गया है। भाषा, सौष्ठव और चित्रांकन की दृष्टि से यह बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़ा है। पद्माकर की कृति का यह मान चिन्ह है, ऐसा कहा जा सकता है। पद्माकर का प्रशस्ति काव्य हिम्मत बहादुर बिरदावली है, प्रताप सिंह बिरदावली है और बहुत सारे ऐसे काव्य हैं जिनकी ओर जाने पर समय बचाना आवश्यक है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जीवन के सांध्य में हालांकि उन्होंने भक्ति और वैराग्य परक रचनाएं भी लिखी हैं, जिस पर कई लोगों ने अपनी बात भी रखी है, लेकिन मेरा मूल बिंदु है 2 है, और वो है कि पद्माकर ने जो अपना प्रतिपाद्य विषय रखा उसे इन शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है: श्रृंगार, प्रकृति, राज प्रशस्ति और राज वैभव, भक्ति, वैराग्य। आप सब जानते हैं कि पद्माकर को इससे बहुत सारी प्राप्ति हुई, बहुत कुछ मिला, उपहार मिले, राजसी ठाट बाट का जीवन मिला और कई गांव राजाओं ने उन्हें दिए जीवन यापन के लिए। लेकिन मैं मूलतः उनके श्रृंगार पर अपनी बात निर्धारित कर अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाह रही हूं। और उसमें जो पहला है अंकन, स्थूलता चित्र है। श्रृंगार का स्थूलता चित्र प्रस्तुत किया ही जाता है, क्योंकि वहां शरीर आ जाता है और शरीर होने पर मनुष्य को स्थूलता की ओर मुड़ना पड़ता है, जिसमें पहला है नायक नायिकाओं के रूप सौंदर्य का और दूसरा है संयोग वियोग का पक्ष। यहां फिर मैं आपको विद्यापति याद दिलाऊंगी, जिस विद्यापति को मैं इसलिए बार बार, क्योंकि इनसे पूर्व कवि हुए हैं विद्यापति, और जिस तरह पद्माकर कई जगहों में अभी एक उदाहरण दिया गया कि सारी है कि नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, आदि आदि। इसी तरह विद्यापति के भी बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। और श्रृंगार का देखिए एक स्वरूप, मैं वहां आपको इसलिए ले चल रही हूं कि आप देखें कि श्रृंगार की ये धारा
शब्द और लय के साथ कैसे बह रही है। तो वहां एक गीत है विद्यापति का, चानन भेल विषम सर रे, भूखन भेल भारी, सपनहु हरि नहीं आयल रे, गोकुल गिरधारी। तो आप देखिए कि जहां वियोग श्रृंगार का इतना उन्मुक्त पक्ष विद्यापति ने रखा है, वहां शब्द, लय और शाब्दिक सौंदर्य का कितना सुंदर ध्यान रखा गया है। ठीक इसी तरह इन्होंने भी पद्माकर की ये पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रही हूं। चैत की चांदनी में चहुधा चली, चाइन चंद सी वह रही, त्यों पद्माकर बिज्जू छटा, छवि कैसी छटा, छित छबय रही। या मणि मंदिर के अंगना में ब्रजांगनायों कछु वह रही। चातुरई चतुरानन की मनो, चांदनी चौक में च्वय रही। ये प्रकीर्णक उदाहरण है। एक और उदाहरण जो मुझे बहुत पसंद आया पद्माकर का अध्ययन करते हुए, जाहिरे जागत सी जमुना, जब बूढ़े बहे उमहे वह बैनी, त्यों पद्माकर हीर के हारत, गंग तरंग को सुख दैनी। इस तरह शब्दों की लयबद्धता के साथ शब्दों का प्रवाह आप देखेंगे और उसमें शाब्दिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य और नायक नायिकाओं के सौंदर्य का भी काफी सुंदर समावेश है। वास्तव में 2-3 बातें और भी इनके संबंध में है कि नारी रूप सौंदर्य की अपेक्षा खास तौर से भावदीपन की दृष्टि से अधिक हुआ करती है। बहुत सारे उदाहरण पूर्व के कवियों ने इस मामले में दिए हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और यह स्वाभाविक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। कवि अपने श्रृंगार वर्णन में नारी रूप वर्णन को अधिक महत्ता देता है। प्रणय के क्षेत्र में मिलन और विछड़न भी स्वाभाविक है। कवि प्रेमियों की इन अवस्थाओं में उत्पन्न मानसिक दशाओं को उद्घाटित करता है। इस तरह श्रृंगार की परिपूर्ति हो जाती है। प्रकृति चित्रण, अन्य बाह्य वातावरण का चित्रण उसी के साथ साथ स्वमेव होता चलता है। रसिक होने के कारण पद्माकर की वृत्ति श्रृंगार में रमी है, उतनी अन्य विषयों में नहीं दिखाई देती। उनके पद्माभरण और विशेषतः जगत विनोद में जो भक्ति भांति भांति की नायिकाओं के चित्र प्रस्तुत डूब कर किए गए हैं, वे अत्यंत सुंदर बन पड़े हैं। पद्माकर ने नायिकाओं को कांति, शोभा, लावण्य, दीप्ति, सुडौलता, कमनीयता, सुकुमारिता आदि से युक्त आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। वे बड़े ही वैभव संपन्न नायिकाओं के रूप चित्रण में पद्माकर का जो पद्माकर को कमाल हासिल है, शायद बिरला ही कोई और कभी आप वहां तक पहुंच सकता है। यह किसी और का कथन है जो मैं आपके सामने रख रही हूं। पद्माकर की नायिकाओं का रूप वर्णन तीनों रूपों में प्राप्त होता है। एक नायिका की तनद्युति, दूसरा सहज रूप सौंदर्य और तीसरा कमनीय रूप वर्णन। ये तीनों के तीनों इंद्रियोत्तेजक रूप वर्णन है और इसे सहज बोध गम्यता से पद्माकर जी ने लोगों के सामने रखी है। अब मैं आगे आपको ले चलूं कि पद्माकर के कामनियों के कमनीय रूप का वर्णन और उसमें शब्द और लय किस प्रकार गुंफित कर श्रृंगार का सुख देते हैं। देखें, एक पंक्ति आपके समक्ष है। लाद सिलंक लचय, कच भार समारत चुनरी, चारु कैची, त्यों पद्माकर पाट पे पाए, दय नीर निहारत नारक नाची, वह रस रीति सरीति जनाबत, नेह की गेह की देह दुगैची, नागरी रूप उजागरी ने उत्काधरी एक लो गागरी ऐची। इसमें वास्तव में लौद उपमान द्वारा नायिका की लचकी लंक यानी कमर और इकहरे बदन की ओर संकेत करते हुए उसके चांचल्य तथा कमनीयता को
के स्वरूप को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया गया है। जिस ढंग से गागरी को खींचने का कार्य वह कर रही है, उस दृष्टि से देखें तो यह दृष्टि का उत्सव बन पड़ता है। एक और उदाहरण, सुंदर सुरंग नयन शोभित अंग रंग अंग अंग फैलत तरंग परिमल के बारन के भार सुकुमारी कुल लचक लंक राजे पर जंक पर भीतर महल के कहे पद्माकर बिलो की जन रीझें जाही अंबर अमल के सकल जल थल के कोमल कमल के गुलाबन के दल के सुजात गाड़ पाइन बिछौना मखमल के। ये सारे उदाहरण शब्द और लय के साथ श्रृंगार के उत्तमोत्तर हैं। बालों के भार से, इस पद्य में बालों के भार से कमर का लचक जाने का जो कोमल, फूलों के दल और मुलायम बिछौने का पैरों में गर जाने में जो नायिका का सुकुमार सौंदर्य अंकित है, अद्वितीय है। इस तरह से पद्माकर, अगर वो उदाहरण दूं जो दिया गया है तो मैं उससे बचते हुए आगे बढ़ती हूं, क्योंकि इंद्रियोत्तेजक रूप वर्णन के संवेगों पर इनका गहरा चोट दिखाई देता है। इसमें इंद्रिय संवेदना कम और संवेगात्मक अधिक छवि हमें दृष्टिपरक होती है। ये कवि की रंगीन वृत्ति का परिचायक भी है। अब होली खेलकर घर में आई एक किशोरी का एक सम्मोहक दृश्य दृष्टव्य है। आइए देखते हैं। आई खेली होरी घरे नबल किशोरी कहूं बोरी गई रंग के मैं मंगथन झकोरे हैं। बहुत सारे उदाहरण मैंने टिक कर रखे थे, इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ती हूं। इस प्रकार पद्माकर के रूप वर्णन नयनाभिराम और सम्मोहक हैं। ये बड़े ही साफ और आकर्षक भी हैं। पाठकों के चित्त को आकर्षित करने की जबरदस्त क्षमता इसमें है। सूर्य चंद्र की आभा भी इनकी दीप्ति में मलिन पड़ती दिखाई पड़ती है। पद्माकर के संयोग श्रृंगार का चित्र अत्यंत मनोहर बन पड़े हैं और उससे उत्पन्न अनुभवादि की गतिविधियों में सूक्ष्मांकन में कवि अपनी गहरी एवं सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देते हैं। वे कवि के मनोविज्ञान विषय ज्ञान का सूझबूझ का भी परिचय हमें देते हैं। ऐसा लगता है कि इन चित्रों में कवि ने जो शब्द और लय के साथ कलात्मकता दिखाई है, वह उनकी गहरी सौंदर्य पारखी दृष्टि की परिचायक है। जगत विनोद का एक एक प्रसंग इस तरह के मनोहारी दृश्यों से भरा पड़ा है और इसमें नायक नायिका के बीच देखा देखी, हास परिहास, स्पर्श लिंगन हैं, मान मनौती हैं, नशा पान हैं। होली के हुरदंग पर तो कई उनकी रचना, और वो तो बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना भी है कि अयो लाला फिर खेलन होरी, जो उदाहरण दिया गया है मैं उसकी ओर न बढ़ते हुए बात अगर आगे करूं तो प्रवास विप्रलंभ श्रृंगार का चित्रण प्रोसित पत्रिका, आगत पत्रिका और नायिकाओं के प्रसंग में बहुत ही उत्तम तक इन्होंने किया है। इन सब चीजों के को स्पष्ट कर मैं सिर्फ उनकी रचनाएं आपके सामने रख देती हूं जो इन बातों को आपके समक्ष स्पष्ट तौर से रखें। बालम, देखिए वियोग श्रृंगार पर यह पंक्ति, बालम के बिछरे ब्रज बाल को हाल कहो न परे कछु वाही, त्वं सी गई दिन तीन ही में तब औंधी लेओ क्यों छजी हैं छवि छाही। ये वियोग श्रृंगार का इतना विलक्षण उदाहरण है, मुझे शायद अन्य कहीं किसी काव्य में नजर नहीं आया जो इनकी काव्य में नजर आया। पद्माकर की रचना में चित्र तत्व बहुत प्रधान है। यह भी एक
खास गुण है इनका कि इनकी काव्य में यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे वो शौर्य गाथा हो, चाहे वो श्रृंगार गाथा हो, चाहे वो भक्ति गाथा हो, यह छठा अपने आप छिटकने लगती है कि वे चित्र तत्व को हर जगह महत्व दिए हैं। और चित्र तत्व के कारण इसकी रचनाओं में संवाद बारंबारिता भी दिखाई देती है। स्मरण हमें रखना चाहिए कि जिस दृश्य को कभी काव्य का विषय बनाता है उसमें चित्र तत्व की योजना वह तभी करता है जब उसकी अंतर्वृत्ति उसमें रम जाती है। यानी चित्र तत्व भी यूं ही नहीं प्रेषित करते हैं, अंतर से जब उनके ये एक उद्गार आता है तो चित्र तत्व की स्थापना उन्होंने किया है। इनकी अंतर्वृत्ति श्रृंगार के क्षेत्र में ही रमती दिखाई देती है। नारी के रूप चित्रण में, उसके हाव भाव के निरूपण में इन्होंने अपने इस वृत्ति का पूरा परिचय दिया है। नारी के चित्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक चित्रित के अंतःकरण की अभिव्यक्ति पूर्वक, दूसरे बाह्य रूप चित्रण मात्र। और पद्माकर ने या तो अंतःकरण और बाह्य रूप के समन्वित स्थिति का बहुत ही शुद्ध चित्रण किया है। पद्माकर के सवैये या कविता का विस्तार क्षेत्र, इससे इनके चित्र बहुत ही स्पष्ट देखे जा सकते हैं। पद्माकर के संबंध में बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं अपनी बात को पुनः उद्दीपन के रूप में प्रकृति का कैसा प्रयोग किया, इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगी। कामद सो कानन कपूर ऐसी धूरी लगे, पर से पहाड़ नदी लागत है नलसी, घाम चांदनी सो लगे चंद सो लागत रवि, मग मखतूल सो महिहूं मखमल सी। यानी चांदनी रात भी नायिकाओं की भावना को प्रवृत्त के उद्दीपन के लिए कुछ अलग ही लग रहा है, और संयोगियों के लिए यह एक अभिन्न मित्र का काम जहां होती है, वियोगियों के लिए यह एक दुश्मन से भी ज्यादा दुराग्रही होता है। पद्माकर की नायिकाओं को वियोग काल में शरतकालीन चंद्रमा कसाई का काम करता हुआ दिखाई देता है। ये एक बहुत ही अलग सा चित्र है। वियोग में चंद्रमा जो हमेशा विरह को बढ़ाता है, और वो विरह को बढ़ाने वाले चंद्र तो हमने कई जगह देखे हैं, लेकिन कसाई का काम करता हुआ ये मैंने इन्हीं की रचनाओं में पाए हैं। बसंतकालीन किसुक, अनार, कचनार और गुलाब को डालों पर अंगारों से के पुंज जैसे डोलते हुए नायिका देख रही है। चंदन चांदनी बेलियां मसल कर रख देती हैं, आसपास के जवासों के वन दाहक बन जाते हैं। कोयल की कूक तो हृदय को में हुक जगाती है। ये तो खैर, ये जो विभिन्न चित्र हैं, ये जो विभिन्न मिथक हैं, इससे पद्माकर जी ने अपने ढंग से प्रयुक्त किया है। ए रे मति मंद चंद आबतन तोहे लाज, वह के दर दज राज काज करत कसाई के, किसुक गुलाब कचनार और अनारन की, डारन पर डोलत अंगारन के पुंज हैं। संयोग और प्रयोग दोनों श्रृंगार पर जो इनकी पकड़ है, पहुंच है, और जो शब्दों का चयन है, वास्तव में सदा सदा के लिए रीतिकालीन कवियों में, चाहे बिहारी का नाम हम लें या घनानंद का नाम लें, या उनसे पहले विद्यापति तक जाएं, या इस बीच के अन्य कवियों की ओर हम देखें, पद्माकर का मैं समझती हूँ अभूतपूर्व स्थान है। पद्माकर का युग राजा महाराजा और नवाबों और रईसों की दृष्टि से विलास एवं ऐश का युग था। राजप्रसाद सुखवाग का नाना उपादना से सुजित रहता था, और ऐसे युग में पद्माकर, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि राजगृहों में, राजस्थलों में बेरोक टोका आया जाया करते थे, और उनकी कविता को, कवि हृदय को, सूक्ष्म और अमूर्त भावों को मूर्त के रूप में खड़ा करने में शायद ये दृश्य
निरंतर उन्हें सहयोग करते होंगे। और इसी का जो है प्रकटीकरण इस तरह हमारे सामने है। इन प्रकटीकरणों के बीच हम और भी थोड़े से उदाहरण देख लें। पद्माकर ने स्वयं एक जगह लिखा है अपने परिचय के लिए कि भट्ट तिलांगने हैं, बुंदेलखंड वासी कवि हैं, सुयश प्रकाशी पद्माकर सुनाए हैं। और एक जगह उन्होंने बहुत अच्छे तरह से लोगों के भ्रम दूर करने के लिए कहा है। समय का थोड़ा अभाव है। हाँ, हो गया, मैं एंड कर रही हूँ। हाँ, मैं अब एंड कर रही हूँ और अंत में उनकी भाषा शैली पर थोड़ी सी बात रख के अपनी बात समाप्त करती हूँ। पद्माकर की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, ये तो कहा जा चुका है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण उनकी सहज और प्रवाहपूर्ण भाषा शैली है। पद्माकर का भाव क्षेत्र विस्तृत है और उनकी भाषा भावों की अनुवर्तिनी है। वे बुंदेलखंड के रहने वाले थे, इसलिए उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा पर बुंदेली का प्रभाव है। पद्माकर प्रायः अनुप्रास का सहारा लेते हैं। अनुप्रास और अलंकार के प्रति अत्यधिक मोहित दिखाई देते हैं। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा के पंख खुल जाते हैं। इस क्षेत्र में भी पद्माकर अपने समसामयिक कवियों से पीछे नहीं है। भूले ही हूँ चूक परे जो कहूँ, तिही चूक ही हुक न जाती हियते जैसे उदाहरण उनके भाषा के लिए सशक्त है। पद्माकर के कवित्व का ग्राफ अन्य रीति कवियों की तरह ही दिखाई पड़ता है। उन्होंने श्रृंगार वर्णन उसी संकुचित क्षेत्र के भीतर किया जिसमें उनके पूर्ववर्ती अपनी श्रृंगार वाटिका लगाते आ रहे हैं, किंतु परिपाटी से अलग उन्होंने भावों की सीधी अभिव्यक्ति में अपनी जैसी भावुकता दिखाई है वैसा अन्यत्र नहीं दिखता है। साथ ही शब्द चयन और लय का निर्वहन श्रृंगार के साथ उनका समायोजन अद्वितीय है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय के सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। सरोज जी को विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और रंजना जी एवं यादव जी, आप सब लोगों को धन्यवाद। बाकी सभी जो भी इससे जुड़े हैं उन्हें धन्यवाद और प्रणाम। आदरणीय